थोड़ा सा बड़े लिखने होंगे बाकी, है ना। चलो चल जाएगा काम, कोई नहीं। देखो यानी कि चैप्टर की हम बात कर रहे हैं आज थर्ड की, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इससे पहले हमने सेकंड चैप्टर किया है जो कि पोलिनोमियल है। तो चैप्टर पोलिनोमियल, चैप्टर हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और इससे अगला चैप्टर जो है हमारा चैप्टर फोर्थ जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तीनों के तीनों ही चैप्टर मैंने बताया है आपको कि अलजेब्रा के हमारे पार्ट हैं, और स्टार्टिंग में ही अब हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया, आपका अलजेब्रा हमने स्टार्ट कर रखा है। तो चैप्टर का नाम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं इसकी, कि डेफिनेशन इसकी क्या होगी। ठीक है, हम पेयर बनाने से पहले हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर दो वेरिएबल हो तो खाली लीनियर इक्वेशन क्या होगी, हम पहले उसकी बात कर लेते हैं। पेयर भी बनाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भी चैप्टर हो एक बार उसका बेसिक समझ में आ जाए ना, तो फिर एक्सरसाइज में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो आप लिखोगे एन इक्वेशन की एक इक्वेशन इन फॉर्म, जो कि इस फॉर्म में होनी चाहिए। किस फॉर्म में? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, हेयर जहाँ पर आपका a एंड b नोट आर 0, ये दोनों के दोनों क्या नहीं होने चाहिए, 0 नहीं होने चाहिए। बात आ रही है समझ में? दैट इज, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि ए बी हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, और एंड जो बी है हमारा वो भी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब हो क्या गया, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, दैट इज क्या लिख सकते हैं कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर, अगर मैं ए का स्केयर करूं और बी का स्केयर करूं, बिकॉज ए क्या है, नॉन जीरो है। ए नॉन जीरो तो इसका मतलब उसकी वैल्यू -1 -2 1/2 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। ऐसे ही बी की वैल्यू बस 0 को छोड़ के कुछ भी हो सकती है। अगर इसका हम स्केयर करेंगे, सपोज करो ए की जगह है 1 तो 1 का स्केयर हो गया, बी की जगह है 2 तो 2 का स्केयर हो गया। कितना हो गया ये 1 प्लस में 4, दैट इज कितना हो गया 5। तो क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है ना ये भी। इसका मतलब ए स्केयर प्लस बी स्केयर भी हमारा क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। बात समझ में आई आपको कि हमने पढ़ा क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर से हमारा मतलब है जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और ध्यान दे, पावर हमारी कितनी है वेरिएबल की, 1 ही तो है। ठीक है ना, बात आ रही है समझ में? लीनियर का नाम आता ही बस एक तो आपने डायरेक्ट पावर पे जाना है, पावर उसकी 1 होनी चाहिए। अगर वो कह रहा है कि 2 वेरिएबल, तो इसका मतलब वेरिएबल एक x ले लिया और एक y ले लिया, और जो उनके कोफिशिएंट हैं वो क्या होने चाहिए, आपके नॉन जीरो होने चाहिए। अगर उनके कोफिशिएंट का हम स्केयर करके दोनों का सम कर दे, वो भी क्या आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए। बात समझ में आई आपको? बोलो भाई। ठीक है, अब आगे जो चैप्टर का नाम है हमारा पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब युग्म हिंदी में बोल देते हैं, सिंपल भाषा में जोड़ा भी बोल देते हैं। बोलते नहीं है कि भाई ये दो चीज़ों का पेयर है हमारे पास। पेयर का मतलब क्या होता है, युग्म या फिर जोड़ा भी हम बोल देते हैं। इसका मतलब अब इक्वेशन जो है हमारी वो एक की बजाय कितनी होंगी, 2 होंगी। ठीक है, तो आप लिखोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन में, ठीक है, यानी कि एन इक्वेशन इन फॉर्म, किस फॉर्म में होनी चाहिए वो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, बताऊंगा कि a1 b1 c1 हमने क्यों माना है। ठीक है, सेकंड हमने लिख दी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बात आ रही है समझ में? तो ध्यान दे, अब a1 b1 और c1 नोटेशन क्यों दे दी, क्योंकि अगर मैं a b c नोटेशन देता तो ये भी a b c हो जाता। अब की बार इक्वेशन एक की बजाय कितनी है, 2 है। ठीक है, अगर 3 हो तो a3x b3y प्लस c3 ऐसे नोटेशन दे दें आप। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास सिर्फ पेयर है तो इसका मतलब 2 ही है, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। और कंडीशन इनके ऊपर भी क्या होगी, इनके ऊपर भी कंडीशन हमारी क्या होगी, दैट इज कि कोफिशिएंट ऑफ x एंड y आर नॉट 0। दैट इज क्या हो गया ये कि a1 स्केयर करूं मैं और मैं b1 स्केयर करूं तो ये भी नॉन जीरो आएगा। और यदि मैं यहां पर क्या करूं, a2 स्केयर प्लस b2 स्केयर करूं तो ये भी क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा।
ये कंप्लीट डेफिनेशन है। अक्सर बच्चे गलती कहाँ करते हैं इस डेफिनेशन में, वो इतना तो लिख सकते हैं कि एक इक्वेशन इस फॉर्म की होगी और एक इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म की होगी, दो इक्वेशन होगी, पेयर बन गया। लगभग डेफिनेशन उनकी ठीक है, लेकिन जब तक ये चीज आप क्लियर नहीं करोगे तो डेफिनेशन आपकी कंप्लीट नहीं है। अधूरा ज्ञान आदमी को हमेशा ही परेशान करता है। जब आप कोई कंपटीशन लेवल का एग्जाम देंगे, जब आप 10th क्लास पास आउट करके गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देंगे, तो वहां पर ऐसी ही छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं। वो 4 ऑप्शन दे देगा कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर 0 होना चाहिए, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर लेस देन 0 होना चाहिए, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या फिर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ? नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन जो हमारा 4th नंबर पे है वो हमारा राइट हुआ। बात आ रही है समझ में? तो ये डेफिनेशन भूलो तो नहीं गए ना, दोनों के दोनों नोट कर लिया करो साथ साथ रफ नोटबुक में, थोड़ा एडवांस बनो आप। अब बोर्ड की क्लास में हो गए हो, जैसे ही कुछ ऐसी बात लगे ना ये नोट करने की, कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। तुरंत अपनी रफ नोटबुक में टीचर को पता भी ना चले उससे पहले आप जो है नोट कर लिया करो उसको, ठीक है ना? क्योंकि जब आप बड़ी क्लासेस में हो जाते हो तो आपका माइंड जो है बोर्ड पे भी उतना ही रहना चाहिए, नोटबुक में साथ साथ नीचे पेन भी चलना चाहिए। आपकी प्रैक्टिस जब हो जाएगी ना तो आप ऐसा करना स्टार्ट कर दोगे। अभी आपके माइंड में ये लग रहा होगा कि ऐसे कैसे होगा सर, बोर्ड पे देख रहे हैं, नोटबुक में भी लिख रहे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस होगी ना ध्यान बोर्ड पे होगा, हाथ नीचे चलता रहेगा, होता है ऐसे, ठीक है? तो कर लोगे ये डेफिनेशन। ये डेफिनेशन आपने नहीं भूलनी है, सीधी सी बात है। जैसे हमने पोलिनोमियल सबसे पहले क्या था, पोलिनोमियल की डेफिनेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, इक्वेशन ऑफ 4th डिग्री, इक्वेशन ऑफ 5th डिग्री, सभी की डेफिनेशन हमने आपको बताई थी, मेथड आपको बताए थे। एक एक चीज हम सोल्व करेंगे, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी। एक्सरसाइज 3.1 निकाल लें अब, एक्सरसाइज 3.1, ठीक है? तो एक्सरसाइज 3.1 देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भाई क्या क्या है, मैथ में ध्यान हो सभी का, नोट कर लिया ना ये? यस सर। अब मैथ में ध्यान हो सभी का। क्या कहा इसने कहा कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 years अगो, कि 7 वर्ष पहले, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन, कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कब? 7 वर्ष पहले। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 वर्ष पश्चात, आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं आपसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। फिर वो बाद की बात कर रहा है, तो बाद में उसने ब्रैकेट में लिखा इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग, क्या यह रोचक नहीं है, क्या यह इंटरेस्टिंग नहीं है? तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्राइकली एंड ग्राफिकली, आपने इस सिचुएशन को अलजेब्राइकली, यानी कि जो ये फॉर्म है ना हमारे पास ऐसी फॉर्म, इनको अलजेब्रा फॉर्म बोलते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एंड ग्राफिकली, और इसका आपने ग्राफ बनाना है, ठीक है ना? और क्या बनाना है? इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है? तो देखो क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ लिया है, स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई है। हम पहले इनकी ऐसी इक्वेशन बनाएंगे, जो ये इक्वेशन है ऐसी इक्वेशन आपको दिखाई देंगे, और फिर इसका क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। देखो करोगे कैसे? तो सीधी सी बात है, एक आफ्ताब है और एक क्या है? उसकी पुत्री है, यानी कि उसकी डॉटर है, ठीक है? 2 बंदे हैं। तो हम क्या करेंगे? दोनों की ही एज मान लेंगे, क्योंकि 2 चीजें हैं हमारे पास, दोनों की ही एज को हम क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे, मान लेंगे। मान लिया हमने, लेट किया हमने, लेट मान लिया प्रेजेंट एज, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, जो आज के दिन है, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब क्या मान लिया हमने? वो मान ली है x ईयर्स, कि मान लिया कि आफ्ताब जो है आज x साल का है, ठीक है? वो x कुछ भी हो सकता है, 30, 40, 50, 60 कुछ भी, ठीक है? उसके बाद उसकी जो बेटी है उसकी भी एज हम मान लेते हैं, लेट द एज ऑफ किसकी भाई? जो उसकी बेटी है उसकी भी हम एज मान लेते हैं, एज ऑफ डॉटर, वो क्या मान ली हमने? y ईयर्स जो है हमने मान ली। बात आई समझ में? ठीक है। एक जो आफ्ताब है उसकी उम्र को तो हमने x मान लिया, जो उसकी बेटी है उसकी एज को हमने y मान लिया। तो वो कह रहा है कि 7 वर्ष पहले, आज आफ्ताब जो है 30 साल का है। आज आफ्ताब कितने साल का है? 30 साल का। 7 साल पहले कितने का था? कितने का था? 23।
23 कब आया है हमारा? जब 30 में से हमने 7 को सब्ट्रैक्ट किया है, सब्ट्रैक्ट किया है ना। तो बस यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है, अगर वो बात कर रहा है पहले की तो एज जो है हमारी क्या होगी, घटेगी। जितनी भी उसने पूछ रखी है, 7 है तो 7 घटा देंगे x में से, 10 है तो 10 घटा देंगे। बात आ रही है समझ में? तो हम लिखेंगे 7 years अगो द एज ऑफ, किसकी एज भाई? आफ्ताब, ठीक है ना, ए कैपिटल कर लेना। आफ्ताब की एज 7 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? x - 7 ईयर्स। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है ना। ये आपको एग्जाम्पल भी बता दिया है। आज आप जो है 15 साल के हैं, 5 साल पहले कितने के थे? 10 साल के। कब आया 10? जब आपने 15 में से 5 को घटाया है। बात आ रही है समझ में? तो जब 7 साल पहले आफ्ताब जो है x - 7 का था, तो 7 years अगो द एज ऑफ डॉटर, उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी? बता सकते हो कितनी हो जाएगी? y - 7 years। बात आ रही है समझ में? वो भी तो 7 साल छोटी होगी 7 साल पहले। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन का क्या है, मैथ में ध्यान दे, उसने कहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, उसने कहा है कि 7 साल पहले जो है मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कौन? आफ्ताब। आफ्ताब कौन है? x - 7। यस, जल्दी आओ, जीते रहो, भगवान आपको शुक्र रखे, गो वेंट गोन हो जाओ यहाँ से। x माइनस में कितना है? 7। x माइनस कितना है? 7। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन उसने क्या कहा कि 7 साल पहले आफ्ताब जो है x - 7 है, लेकिन किसकी आयु का 7 गुना है? उसकी पुत्री की आयु का। उसकी पुत्री की आयु कितनी है? y - 7 है, उसका 7 गुना। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है ना, क्योंकि उसने कहा था कि 7 years फ्रॉम अगो, ठीक है ना, कि मैं आपकी आयु का कितना था? 7 गुना था। किसकी आयु का? उसकी बेटी की आयु का। तो उसको 7 से गुना कर दिया। ठीक है, सोल्व करो इसको। ये हो गया x - 7 और ये कितना हो गया? 7y माइनस में 49। यही हो गया ना। या फिर इसको मैं ये लिख सकता हूं कि x - 7y को इस साइड ले गया, 7 उस साइड जाके कितना हो गया? प्लस 49। यानी कि x माइनस में 7y कितना हो गया? बोलो, ऐड करो दोनों को, 56। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई मेरे पास। क्या आ गई? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब बाद में वो देखो स्टेटमेंट में जब आप आगे पढ़ोगे तो वो कह रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ, कि अब से 3 वर्ष पश्चात। फ्रॉम नाउ आ गया तो इसका मतलब बाद की बात कह रहा है, अगो आ गया तो इसका मतलब पहले की बात कह रहा है। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं हम 3 साल बाद की। तो 3 years फ्रॉम नाउ द एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब की एज 3 वर्ष बाद कितनी होगी? आइडिया लगाओ। आज आप जो है 15 साल के हैं, 3 साल बाद कितने के होंगे? इसका मतलब क्या हो रहा है? बीच में ऐड हो रहा है ना, एडिशन हो रहा है। तो 3 वर्ष बाद, आज आफ्ताब है x वर्ष का, 3 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? x + 3। ठीक है, तो 3 years फ्रॉम नाउ द एज ऑफ डॉटर, उसकी पुत्री की आयु वो कितनी हो जाएगी? y + 3। ठीक है, सॉल्यूशन मत नोट किया करो साथ साथ, कोई बात ऐसी आए जो नोट करने की वो नोट किया करो। सॉल्यूशन को कभी भी नोट मत करो, आप खुद उसको सोल्व करके देखो, नहीं निकलता तो वही वीडियो में देख लेना। क्योंकि अगर आप नोट करोगे ना तो ध्यान आपका अब नोट करने में रहेगा। बात आ रही है समझ में? समझो फिलहाल एक एक चीज को। ठीक है, सॉल्यूशन का कभी भी नोट मत करो। तो क्या क्या है? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन के अनुसार कहा क्या है उसने कहा है कि आफ्ताब जो है उसकी आयु का कितना गुना रह जाएगा? 3 टाइम ना, तो 3 गुना करो उसकी आयु का। किसकी आयु का? उसकी बेटी की आयु का। बात समझ में आई है? इसको सोल्व करोगे तो ये हो गया x + 3 = 3y और प्लस में 9। ठीक है, इसको और ज्यादा सोल्व करोगे तो x माइनस में 3y, ये 3 उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। इक्वेशन नंबर क्या आ गई? सेकंड। यूं मान के चलो जो क्वेश्चन था हमारा उसका पहला जवाब हमने बता दिया है। उसने कहा था कि इसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें? अलजेब्राइकली। तो अलजेब्राइकली ये कन्वर्ट हो गया हमारा और ये हो गया कन्वर्ट। बात समझ में आ रही है? ये इक्वेशन वैसी है जैसे हमारा पेयर था। क्या था? a1x + b1y + c1 = c1 क्या है? 56। इसको इस साइड लिया, माइनस में हो जाएगा।
ये x रहा, ये y रहा, इसके मल्टीप्लाई में जो है वो a1 है, इसके मल्टीप्लाई में जो है वो क्या है b1 है। ऐसे ही यहाँ पर ये a2 रहा, x के मल्टीप्लाई में b2 की वैल्यू -3 है, c2 की वैल्यू इसको इस साइड लिया माइनस में 6 हो जाएगी। बात आ रही है समझ में? तो पहला जवाब हमने दे दिया है। अब वो कह रहा कि इनको आपने ग्राफ की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करा, मीन्स इनका हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं होता। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से क्या लिख सकता हूं मैं, x = 56। अगर y को भी मैं उस साइड ले जाऊं तो प्लस के कितना हो गया 7y, प्लस के 7y हो गया ना। या फिर आप कोई दिक्कत नहीं है, इसको एज इट इज यूं का यूं भी रहने दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि x - 7y = 56। यहाँ से आपने एक टेबल बनानी है। क्या बनानी है? एक टेबल बनाते थे ना +1 9th क्लास में भी आपने ग्राफ बनाया है। तो वेरिएबल हमारे पास क्या क्या है वो लिख लो, एक x और दूसरा क्या है y है। ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 ही वैल्यू निकालने, तीसरी भी निकालोगे वो लाइन के ऊपर ही आनी है, तो 2 ही वैल्यू आप निकालें, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालें कैसे? पहले एक को 0 रखो, x को 0 रख लिया, x की जगह 0 हो गया तो 0 माइनस में 7, y बराबर कितना हो गया 56, और y बराबर 56 और y में 7 कहाँ गया डिवाइड में, क्योंकि 0 माइनस तो माइनस में 7y रहना है, कैंसिल हो गया, कितना हो गया 8। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -8। बात समझ में आई? तो जब x 0 है y कितना है -8 है। जब y हमारा 0 है तो y की जगह 0 रखें तो x हमारा कितना हो जाएगा 56। बात आई समझ में? तो y हमारा कितना हो जाएगा x हमारा 56 हो जाएगा और y कितना है 0, क्योंकि y की जगह 0 रखोगे तो 0 ही हो गया, तो कितना आ गया ये 56 है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड समीकरण 2 से, 2 क्या कहता है कि x माइनस में 3y बराबर कितना है 6। यहां से भी बनाओ भाई, x है और दूसरा क्या है y है। हमने y को 0 रखा तो 3 × 0 क्या हो गया 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। हमने x को 0 रखा तो कितना हो गया -3y बराबर 6, y बराबर 6y में -3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया -2। तो ये कितना आ गया हमारे पास -2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? बनाए इसका ग्राफ, इस साइड वाला कर दूं ना इरेज, ध्यान दो। ग्राफ अब हमने बनाना है। अब ग्राफ बनाने के लिए आप या तो ग्राफ पेपर का यूज कर लें, मेन तो सब बात तो यही है कि आप ग्राफ पेपर का यूज कर लें, आपको बनाना भी आ जाएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, आपको लग रहा होगा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन 5 नंबर में आता है भाई, ठीक है ना, आसान भी है और 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। अब करना कैसे वो देखें। हमने क्या लिया, एक y एक्सिस ले लिया और दूसरा क्या ले लिया x एक्सिस। एक y एक्सिस ले लिया और दूसरा ले लिया x एक्सिस। x की हाईएस्ट वैल्यू है 56 और नीचे है 6, तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है x की 56। हम पेयर 10-10 के ले लेते हैं। ये हमने 10 ले लिया, ये हमने 20 ले लिया, 30 ले लिया, 40 ले लिया, 50 ले लिया और यहाँ पर हमने क्या ले लिया 60। अंदाजे से हमने ले लिए, क्योंकि ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, एग्जैक्ट तो आप ग्राफ पेपर में ही बनाओगे। y की हाईएस्ट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में नहीं है, नेगेटिव में है। तो हमने जो है जितना गैप यहाँ लिया इतना यहाँ पर -10 यहाँ है और -20 हमारा यहाँ है। y की हाईएस्ट वैल्यू जो है नेगेटिव में है और वो कितनी है -8 है। आपको पता है ना कि अब ओरिजिन हमारा ये होता है, ओरिजिन से ऊपर जो y एक्सिस होता है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, ओरिजिन से नीचे होता है वो नेगेटिव वैल्यू होती है। x एक्सिस पे जो राइट हैंड साइड में वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, जो लेफ्ट हैंड साइड में वो हमारी नेगेटिव वैल्यू होती है। जिनकी आपको जरूरत है बस वो नंबर लिख लें, ज़्यादा टाइम खराब ना करें। तो क्या क्या है पहले में देखो, x 0 है y -8, x 0 और y -8 लगभग यहाँ से होगा ना ये पॉइंट, क्योंकि पहले लिखा जाता है x और बाद में लिखा जाता है y। फिर उसने कहा कि x तो है 56 और y है 0, तो ये पॉइंट होगा भाई 55 से थोड़ा सा आगे। मैंने अंदाजे से यहाँ ले लिया जहाँ पर x है 56 और y कितना है 0। ये बात समझ में आई आपको? दोनों में से क्या करोगे, एक लाइन जो है वो पास कर देंगे आप, दोनों पॉइंटों में से। गड़बड़ होगी भाई, आपने स्केल से पास कर देनी है। एक स्ट्रेट लाइन जो है आपने स्केल से जो है इन दोनों में से पास कर देनी है। कर दोगे ऐसे पास, ये स्ट्रेट लाइन होगी, यहाँ पर थोड़ा सा बैंड इसमें दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। आपने जो है स्केल की हेल्प से लगा लेनी है। अगला देखो, x है 6 और y 0, तो x 6 लगभग यहाँ से होगा भाई, x तो 6 है और y कितना है 0, और उसके बाद x 0 है बट y -2 है। ये पॉइंट कहाँ होगा हमारा, लगभग यहाँ से होगा, जहाँ x 0 है और y कितना है -2। पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी, बाद में वैल्यू किसकी लिखी जाएगी, y की। इन दोनों में से भी एक लाइन पास कर दें,
तो लाइन थी हमारी कौन सी भाई, ये वाली। बात आ गई समझ में? बस इतना सा काम आपने करना है, ना किसी एरिया को आपने मतलब रीजन को, किसी भी एरिया को आपने शेडिड वगैरह नहीं करना है, मतलब छायांकित आपने नहीं करना है, बस ग्राफ बना के आपने स्ट्रेट लाइन बना देनी। कर लोगे? समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप करेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन। बाकी के 2 क्वेश्चन और हैं जिनमें हमने ग्राफ बनाना है। जब हम एक्सरसाइज 3.2 की बात करेंगे तो इन ग्राफ के सॉल्यूशन बताऊंगा कि जब ये आपको इंटरसेक्ट करेंगे तो एक यूनिक वैल्यू मिलेगी, जब पैरेलल होंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, जब लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनेगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है हमारा, सीखने की बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ मिलेगा सीखने में, लाइफ में यूज करोगे इन चीजों को। चलो आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्योंकि कंडीशन आपको समझ में आ गई है, अब इतना टाइम खराब नहीं होगा जितना इसमें हुआ है। क्या क्या है इसमें? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम के कोच ने मतलब कुछ चीज खरीदी है बस, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फ्रॉम रुपीज 3,900। ठीक है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपये 3900 में 3 तो जो है बैट्स और 6 गेंदें खरीदी हैं। लेटर बाद में वो कह रहा है सी बॉयज, सी है तो इसका मतलब जो क्रिकेट की कोच है वो क्या है, एक महिला है। तो सी बॉयज अनदर बैट्स, उसने एक और बैट खरीदा, एंड 3 मोर बॉल्स, और 3 और गेंद खरीदी सेम काइंड, इसी तरीके की, फॉर रुपीज 1300, और उसने 1300 रुपये में एक गेंद और एक बल्ला और 3 गेंद और खरीदी हैं। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्राइकली एंड ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली कह दे या ग्राफिकली कह दे, एक ही बात है, याद रह जाएंगे ना दोनों वर्ड। ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली एक ही बात होती है। ग्राफ का मतलब भी ग्राफीय विधि होता है, ज्योमेट्री का मतलब भी आपका ग्राफीय विधि ही होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन जो हमारा डिपेंड कर रहा है अब की बार, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है, एक तो है हमारे पास बैट और दूसरी चीज हमारे पास है गेंद। एक है बैट और दूसरी चीज है गेंद। कोस्ट हमें नहीं पता दोनों की अलग अलग क्या हो सकती है, हमने तो बस एक पेयर लीनियर इक्वेशन का बनाना है और उसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, हमने क्या किया, मान लिया, क्योंकि मानना ही है पूरे चैप्टर में इसमें बस। ठीक है, गणित के स्टूडेंट है आप, कहीं पर कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है ना, तो लेट द कोस्ट ऑफ 1 बैट, स्पेलिंग यही आएगी क्या, BAT आएगा, BET आएगा? हाँ ठीक है, एक जो बैट है, एक जो बल्ला है, ठीक है, उसकी जो है कीमत हमने मान ली कितनी, रुपीज X। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या किया, द कोस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की जो कीमत है उसको हमने मान लिया रुपीज Y। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त अनुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन के अनुसार उसने कहा क्या है कि जो क्रिकेट का जो कोच है उसने बैट खरीदे हैं, कितने खरीदे हैं, 3, और गेंद खरीदी है 6। भाई एक गेंद की कीमत है X, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 3X। एक बैट की कीमत है X, तो 3 बैट की 3X हो जाएगी। एक गेंद की कीमत है Y, तो 6 की कितनी हो जाएगी, 6Y। ठीक है, और दोनों की इस कीमत को जोड़ दें और इस कीमत को जोड़ दें तो उसने रुपये खर्च किए हैं 3900। यही ना बात समझ में आई? क्योंकि 3900 में दोनों चीजें खरीदे, दोनों चीजें हो तो गई हमारी, कुछ कॉमन है, कॉमन भी ले लो। क्या है कॉमन, 3, तो यहाँ रह गया X, यहाँ रह गया 2Y इज इक्वल टू 3900। इसको हमने सोल्व किया तो x प्लस में 2y 39 और 0 और डिवाइड में आ गया 3, कैंसिल करो 1 3 और 00, तो x प्लस में 2y इज इक्वल टू 1300। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। बात समझ में आ रही है? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन की दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी शर्त में उसने कहा क्या है, उसने कहा कि गेंद जो बैट जो खरीदा वो तो है 1, तो 1 गुणा X हो गए भाई, और जो गेंद है वो खरीदी है 3, तो 3 गुणा Y, और रुपए खर्च किए हैं अब की बार 1300। ठीक है, तो 1 की X से मल्टीप्लाई करूंगा तो X रहेगा, प्लस में कितना हो गया 3y इज इक्वल टू 1300। समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। ठीक है ना, इक्वेशन को हिंदी में समीकरण बोला जाता है। तो दोनों की दोनों इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो जो अलजेब्राइकली की वो बात कर रहा था, जो ज्योमेट्रिकली की बात कर रहा था, उनके सॉल्यूशन आ गए हमारे पास, ये हैं।
अब इसका क्या बनाना है, ग्राफ। माइंड में बस एक चीज उठ रही होगी कि सर 1300 है, इतनी बड़ी वैल्यू, डरना नहीं है, सिचुएशन को देख के घबराइए मत, बस सोल्व करते जाइए। जो मेथड आपको बताया है उससे सोल्व करो, गलती नहीं होगी। क्या कहा कि x प्लस में 2y इज इक्वल टू 1300, ये है। एक टेबल हमने बनानी है, अभी मेथड बताया आपको, एक ऐसा मेथड बताया कि जिंदगी में कितने भी सॉल्यूशन कर लेना, इससे मार नहीं खाओगे आप। एक बार x को 0 ले लो, एक बार y को 0 ले लो, जो दूसरी वैल्यू निकलती है वो निकाल दें, कितनी भी इक्वेशन को सोल्व कर लेना। ठीक है, आप इनफाइनाइट एग्जाम्पल घर पे लेके देखना है, अगर मेरी बात पे आपको डाउट लगे तो। x को 0 लिया तो 0 हो गया भाई, कितना हो गया, 2y इज इक्वल टू 1300, y इज इक्वल टू 1300 और बटा 2, कितना आ गया बोलो, 650। यही आ गया, सिंपल सी बात है। 1300 का आधा 650 होता है। उसके बाद y को 0 लिया तो कितना आ गया, बात खत्म हुई। ओह, दोनों बार थोड़ा गड़बड़ कर दी। y को 0 लिया तो x कितना आ गया हमारा, 13। ठीक है, बस टेबल हमारी बन गई। अब की बार जो कॉलम हमने 10-10 के लिए थे उनको 100-100 के ले लेंगे। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से, 2 क्या कहता है, x प्लस 3y बराबर 1300, यही है ना। तो ध्यान दे, ये x है हमारे पास और ये कितना है, y। पहले x को 0 ले लिया, y को, मैंने y को 0 ले लिया तो 0 हो गया, तो x कितना आ गया हमारे पास, 1300। सेम पॉइंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब y को x को 0 लिया तो कितना हो गया, 3y बराबर, यही हो गया ना, और y बराबर आ गया हमारे पास और बटे में 3, यही आ गया ना। कैंसिल करो, कितना हो गया, 3 चौके 12, 10 हो गया, 3 तिया 9, फिर 10 हो गया, 9 और पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू लगभग 434, ठीक है ना, कोई बात नहीं, 433 ले लो पूरी ही वैल्यू हमने रख दी। ठीक है, क्लियर। अब पॉइंटों में है, उसको भी देख के आपने घबराना नहीं है, ग्राफ पेपर में पॉइंट वगैरह सारी चीजें होती हैं। अब देखो करोगे कैसे इसको, ग्राफ बनाओ। ये तो हमने ले लिया x एक्सिस और ये हमने क्या ले लिया, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ x इज 1300 है, तो पेयर हमने मर्जी से हमने ले लिए, कितने के, 100 के ले लें या 200 के ले लें, चलो 200 के ले लेते हैं। 200, 400, 600, 800, 1000 हो गया, ये 1200 हो गया, थोड़ा सा आगे और जाना होगा, ये कितना हो गया हमारा, 14। ठीक है, y की हाईएस्ट वैल्यू जो है वो है 433 और ऊपर है 650, तो 200 के ही लेने हैं। जितना गैप यहाँ हो यहाँ पर भी इतना ही लें, 200 कितना हो गया, 400, 600 हो गया और 800। जहाँ तक हमारी वैल्यू से काम चलता है वहाँ तक ले लें आप। x0 और y 650, x0 y 650, तो लगभग यहाँ से होगा ये पॉइंट, थोड़ा सा ऊपर इससे, x तो है 0 और y कितना 650, यही होगा ना, 600 से ऊपर ही होगा। x है हमारे पास 1300 और y कितना है 0, ये पॉइंट कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में ना, यहाँ पर होगा ये पॉइंट। x तो है 1300 और y कितना है 0, दोनों में से एक लाइन भाई, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये लाइन हमने क्या कर दी, पास कर दी। अगली वैल्यू x तो हमारे पास एक पॉइंट तो यही होगा भाई, दूसरा पॉइंट देख लें, x0 और y है 433, लगभग यहाँ से कि x तो है 0 और y कितना है 433 पॉइंट, यही है। अब इन दोनों में से एक लाइन पास कर दूं, हमने क्या किया, ये लाइन जो है हमने पास कर दी। बात आ रही है समझ में, ठीक है, ये लाइन हमने क्या कर दी, दोनों में से पास कर दी। तो इस तरीके से आपने करना है। ये हो गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का ग्राफ, कर लोगे, बोलो। उसके बाद जो है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्या क्या है उसमें। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160, कि किसी विशेष दिन 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य
कितना मिला है 160 मिला है। तो क्या करोगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल x मान लोगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स उसकी क्या मान लोगे y। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, यही होगा ना। आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद, कीमतों में उतार चढ़ाव आता है पता ही है, ठीक है ना। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज रुपीज 1300। तो यहाँ से हाँ 300, तो यहाँ से क्या हो जाएगी कंडीशन कि 4x प्लस में 2y इज इक्वल टू 300। सोल्व कर सकते हो, ठीक है, ट्राई करके देखनी है, नहीं निकले तो कोई दिक्कत नहीं, आते ही पहले ये क्वेश्चन करवाएंगे। हालांकि क्योंकि हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन सोल्व करवाना ही होगा। फिर भी आपने आज करना क्या है, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है, और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 एग्जाम्पल प्लस 2 क्वेश्चन, टोटल 5 सम आपने करके लेके आने, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही काम करेंगे। ये चैनल अब तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, वो सब्सक्राइब जरूर कर लियो। कर रखा है ना।